Good evening, viewers. Welcome to Judicial Study Center. आज का टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में कन्फेशन। और ये कन्फेशन से संबंधित जो प्रोविज़न दिए गए हैं वह एडमिशंस हेडिंग के अंतर्गत ही दिए गए हैं। एडमिशन से संबंधित प्रोविज़न सेक्शन 17 से लेकर के और सेक्शन 31 तक में दिया गया है। और इसी एडमिशंस के अंतर्गत कन्फेशन के संबंध में भी प्रावधान दिया गया है। इसमें कन्फेशन से संबंधित प्रोविज़न सेक्शन 24 से लेकर के और सेक्शन 30 तक में दिया गया है। सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 30 में कहीं भी कन्फेशन शब्द को डिफाइन नहीं किया गया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जो एडमिशन की परिभाषा दी गई है वही परिभाषा कन्फेशन के संबंध में भी प्रयोज्य है। अब कन्फेशन की परिभाषा को समझने के लिए इसको दो पार्ट में समझेंगे। अर्थात 1939 बिफोर 1939 पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर 1939 प्रिवी काउंसिल, इस केस के आने से पहले कन्फेशन की परिभाषा वही मान्य थी जो सेक्शन 17 के अंतर्गत एडमिशन की परिभाषा दी गई है। अब एडमिशन की परिभाषा सेक्शन 17 में क्या दी गई है, तो सेक्शन 17 में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्वीकृति वह मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो विवाद्य तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता है। अर्थात विवाद्य तथ्य एवं सुसंगत तथ्य के संबंध में अनुमान इंगित करने वाला कथन ही एडमिशन कहलाता है। अब ठीक इसी प्रकार से कन्फेशन की भी परिभाषा मान्य थी कि जब कोई अभियुक्त अपराध के संबंध में कोई कथन करता है और उसके कथन से यह अनुमान इंगित किया जा सकता है कि उसने अपराध कारित किया है, तो अभियुक्त के ऐसे कथन को आपराधिक मामले में उसको कन्फेशन माना जाएगा। इसी प्रकार से स्टीफन महोदय ने भी कन्फेशन को परिभाषित करते हुए कहा कि संस्वीकृति एक ऐसी स्वीकृति है जो अपराध के आरोपी व्यक्ति के द्वारा की जाती है और जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है, अनुमान इंगित किया जा सकता है
कि उसने अपराध कारित किया है, तो आपराधिक मामले में अभियुक्त के ऐसे कथन को उसको कन्फेशन कहा जाएगा। अर्थात 1939 में पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर की केस आने से ठीक पहले कन्फेशन की परिभाषा वही मान्य थे जो सेक्शन 17 के अंतर्गत एडमिशन की परिभाषा दी गई है। लेकिन पहली बार पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर की जब केस आई तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर की केस में लॉर्ड एटकिन महोदय थे और लॉर्ड एटकिन महोदय ने स्टीफन महोदय के द्वारा जो परिभाषा दी गई या सेक्शन 17 में जो एडमिशन की परिभाषा दी गई है उसको मानने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। लॉर्ड एटकिन महोदय ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा कहीं कुछ भी नहीं कहा गया है कि जो स्वीकृति की परिभाषा दी गई है उसी परिभाषा को संस्वीकृति की परिभाषा समझ लिया जाए। अतः लॉर्ड एटकिन महोदय ने पहली बार पाकला नारायण स्वामी वर्सेस इम्परर की केस में कन्फेशन टर्म को डिफाइन किया और कन्फेशन टर्म को डिफाइन करते हुए लॉर्ड एटकिन महोदय ने 4 पॉइंट लेट डाउन किया। सबसे पहली चीज लॉर्ड एटकिन महोदय ने कहा कि कोई भी एडमिशन है वह कन्फेशन तब कहलाएगा जब अभियुक्त अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि मैंने अपराध कारित किया है, या कम से कम उन तत्वों को स्वीकार करता है जिससे अपराध का गठन होता है। तब अभियुक्त के ऐसे कथन को कन्फेशन माना जाएगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट लॉर्ड एटकिन महोदय ने लेट डाउन किया कि को अभियुक्त के द्वारा यदि अपराध में फंसाने वाला गंभीर रूप से या निश्चायक रूप से कोई कथन किया जाता है तो ऐसा कथन कन्फेशन नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट लॉर्ड एटकिन महोदय ने लेट डाउन किया कि जहां अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है और अपराध को स्वीकार करते समय ऐसा कोई तथ्य छोड़ देता है जिसके साबित होने पर ही अपराध का गठन होगा, तो अभियुक्त का ऐसा कथन कन्फेशन नहीं कहलाएगा। और चौथा पॉइंट लेट डाउन करते हुए लॉर्ड एटकिन महोदय ने कहा कि यदि अभियुक्त अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है लेकिन वह उसमें कोई ऐसा तथ्य जोड़ देता है जिससे अपराध का किया जाना ही नष्ट हो जाता है, तो अभियुक्त के ऐसे कथन को कन्फेशन नहीं कहा जाएगा। अर्थात लॉर्ड एटकिन महोदय की परिभाषा आपने देखा, लॉर्ड एटकिन महोदय ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि कोई एडमिशन कन्फेशन केवल तभी कहलाएगा जब अभियुक्त अपने अपराध को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है कि मैंने अपराध किया है, या कम से कम उन तत्वों को स्वीकार करता है जिससे अपराध का गठन होता है, तब अभियुक्त के ऐसे कथन को कन्फेशन माना जाएगा। लेकिन आपने क्या देखा
कि यदि अभियुक्त अपने आप को अपराध में गंभीर रूप से फंसाने वाला कथन करता है, निश्चायक रूप से फंसाने वाला कथन करता है, तो अभियुक्त का वह कथन कन्फेशन नहीं कहलाएगा, अभियुक्त का वह कथन केवल एडमिशन कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको बताए कि लॉर्ड एटकिन महोदय ने कहा कि यदि अभियुक्त अपराध को स्वीकार करते समय ऐसा कोई तथ्य छोड़ देता है जिसके साबित होने पर ही अपराध का गठन होगा, तो अभियुक्त का ऐसा कथन कन्फेशन नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार आपको बताए कि लॉर्ड एटकिन महोदय ने कहा कि यदि अभियुक्त अपराध को स्वीकार करते समय ऐसा कोई तथ्य उसमें जोड़ देता है जिससे अपराध का किया जाना नष्ट हो जाता है, तो अभियुक्त का ऐसा कथन कन्फेशन नहीं कहलाएगा बल्कि केवल एडमिशन कहलाएगा। जैसे समझे उदाहरण से कि जैसे मान लीजिए ए है और यह बी नामक व्यक्ति की डेड बॉडी है और इस डेड बॉडी के पास एक रिवॉल्वर पड़ा हुआ है और एक कहता है कि जो बी डेड बॉडी के पास रिवॉल्वर पड़ा हुआ है यह रिवॉल्वर मेरा है और इस रिवॉल्वर को मैंने किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। अब यहाँ पर ए का जो यह कथन है यह कन्फेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ पर ए अपने आप को अपराध में फंसाने वाला गंभीर रूप से कथन कर रहा है, निश्चायक रूप से कथन कर रहा है, लेकिन ए का यह कथन कन्फेशन नहीं कहलाएगा। कारण ये है कि अभी भी प्रोसिक्यूशन को कोर्ट के सामने ये साबित करना होगा कि इसी रिवॉल्वर की गोली से बी नामक व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है। तो यहाँ ए का जो ये कथन है यह कन्फेशन नहीं कहलाएगा। ए का कथन यहाँ पर सिर्फ एडमिशन कहलाएगा और यह कन्फेशन नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे ए एक व्यक्ति है और यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि मैंने बी की हत्या कारित किया है, लेकिन साथ ही साथ ए उसमें एक तथ्य जोड़ देता है कि मैंने बी की हत्या तब कारित किया जब बी मेरा गला घोंटने का प्रयास कर रहा था। अब यदि यहाँ पर ए यह साबित कर ले जाता है कि उसने बी की हत्या तब कारित किया जब बी उसका गला घोंटने जा रहा था, तो यदि ए इस तथ्य को साबित कर ले जाता है तो ए को भारतीय दंड संहिता की धारा 100 के अंतर्गत पूरी तरीके से एग्जम्पशन मिलेगा और ये माना जाएगा कि ए ने कोई भी कार्य, ए का कार्य यह अपराध नहीं है और ए का कार्य पूरी तरीके से जस्टिफाई है। तो अब यहाँ अभियुक्त जो कथन किया है, अभियुक्त का यह कथन कन्फेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपराध को तो स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है, लेकिन उसमें ऐसा तथ्य जोड़ देता है कि यदि उसको साबित कर दिया जाता है तो उसका अपराध का किया जाना ही नष्ट हो जाता है। तो यदि कोर्ट में ये साबित कर ले जाता है कि बी उसका गला घोंटने का प्रयास कर रहा था तब मैंने उसकी हत्या कारित किया, तो ए का कार्य आईपीसी की सेक्शन 100 के अंतर्गत पूरी तरीके से जस्टिफाई माना जाएगा और ये माना जाएगा कि उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है। तो ये पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर की केस में लॉर्ड एटकिन महोदय ने कन्फेशन शब्द को परिभाषित किया और ये जो लॉर्ड एटकिन महोदय ने परिभाषा दिया, इसी परिभाषा को
आगे चल करके परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1952 सुप्रीम कोर्ट। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कन्फेशन की परिभाषा को पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया। तो परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस लीडिंग केस है और इस केस में न केवल लॉर्ड एटकिन महोदय द्वारा दी गई परिभाषा को स्वीकार किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में एक नया प्रिंसिपल लेट डाउन किया और सुप्रीम कोर्ट ने नया प्रिंसिपल ये लेट डाउन किया कि जहां कोई अभियुक्त कथन करता है और उसके कथन का एक भाग अपराध में फंसाता है और कथन का दूसरा भाग निर्दोष साबित करता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त के फंसाने वाले कथन को स्वीकार कर लिया जाए और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको छोड़ दिया जाए। इसी केस में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि कन्फेशन में होल स्टेटमेंट को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या होल स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्त का जो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार कर लिया जाए और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको छोड़ दिया जाए। अब परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस के थोड़ा सा फैक्ट पर विचार करते हैं। ये जो परविंदर कौर थे इसके ऊपर अपने हस्बैंड की हत्या कारित करने का आरोप था और जो परविंदर कौर है उसके स्टेटमेंट के अलावा कोर्ट में दूसरा अदर कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं था। अब परविंदर कौर का कोर्ट में क्या स्टेटमेंट है? परविंदर कौर ने बताया कि मेरे पति फोटोग्राफी के बहुत बड़े शौकीन थे और वह फोटो धोने के लिए एक खतरनाक पदार्थ को घर पर लाए और मैंने उस खतरनाक पदार्थ को अलमारी में उस जगह पर रख दिया जहां पर उनके पेट दर्द की दवा रखी थी। मेरे पति के पेट में अचानक दर्द हुआ, उन्होंने अलमारी खोला और दुर्घटनावश पेट दर्द की जो शीशी रखी थी उसकी जगह पर फोटो धोने वाले खतरनाक पदार्थ को पी लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु कारित हो गई। मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, इसलिए मैंने अपने एक रिश्तेदार मोहिंदर पाल सिंह को बुलाया और उनकी सहायता से डेड बॉडी को एक बक्से में भर करके और उसको कुएं में ले जाकर के फेंक दिया। अब ये परविंदर कौर का कोर्ट में स्टेटमेंट है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परविंदर कौर के इस स्टेटमेंट को कन्फेशन नहीं कहा जा सकता है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि जहां अभियुक्त मिला जुला कथन करता है, मिला जुला कथन का मतलब है कि कथन का उसका एक भाग इनकल्पेटरी है और कथन का जो दूसरा पार्ट है एक्सकल्पेटरी है। एक फंसाने वाला कथन है और दूसरा निर्दोष साबित करने वाला कथन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया
कि न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता है कि अभियुक्त का जो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार कर लिया जाए और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको छोड़ दिया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्फेशन में या तो होल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या होल स्टेटमेंट को यहाँ पर रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो अब परविंदर कौर की केस में आप देख रहे हैं कि परविंदर कौर के कथन के एक पार्ट पर विचार किया जाए तो उसको पूरी तरीके से निर्दोष साबित किया जा सकता है, क्योंकि उसके पति के पेट में अचानक दर्द हुआ और दुर्घटनावश उन्होंने अलमारी खोला और जो पेट दर्द की जो दवा की शीशी रखी थी उसकी जगह पर उन्होंने भूलवश दुर्घटनावश फोटो धोने वाले खतरनाक पदार्थ को पी लिया और जिसके कारण मृत्यु हो गई। परविंदर कौर का ये जो कथन है यह पूरी तरीके से उसको निर्दोष साबित करता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि किसी का हस्बैंड मर जाता है तो वह रोएगी, चिल्लाएगी, बिलखेगी, पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठे होंगे कि वह सीधे अपने रिश्तेदार को बुलाएगी और रिश्तेदार को बुला करके और डेड बॉडी को बक्से में भर करके और उसको ले जा करके कुएं में फेंक देगी। परविंदर कौर का जो ये कथन है यह अपराध में फंसाने वाला कथन है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि परविंदर कौर के कथन को कन्फेशन नहीं माना जा सकता है, और जहां अभियुक्त के कथन का एक पार्ट अपराध में फंसाता है, दूसरा निर्दोष साबित करता है, तो कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता है कि जो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार कर लिया जाए और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको छोड़ दिया जाए। नियम क्या है कि कन्फेशन में या तो होल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या होल स्टेटमेंट को उसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। अब थोड़ा सा इंग्लैंड में देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या स्थिति है। तो इंग्लैंड में आप देखेंगे दो केसेज हैं, आर वर्सेस स्टोरी और दूसरी केस है आर वर्सेस ग्रेगर। ये दोनों केस 1868 की है और इन दोनों केसेज में लॉर्ड पार्कर महोदय थे और लॉर्ड पार्कर महोदय ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि आंग्ल विधि के अंतर्गत यदि अभियुक्त व्यक्ति कोई मिला जुला कथन करता है तो टोटल कोर्ट का डिस्क्रिएशन होगा। कोर्ट चाहे तो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार भी कर सकता है और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको छोड़ सकता है और केवल फंसाने वाले कथन के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित कर सकता है। आपने इंडियन लॉ के अंतर्गत क्या देखा? सुप्रीम कोर्ट ने परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में क्या कहा कि इंडियन लॉ के अंतर्गत होल स्टेटमेंट को या तो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए या होल स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन आंग्ल विधि के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि टोटल कोर्ट का डिस्क्रिएशन है। कोर्ट चाहे तो जो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार कर सकता है और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको चाहे तो छोड़ भी सकता है। अब आगे देखा जाए तो इंडियन लॉ के अंतर्गत दो केसेज आई। एक केस का नाम है निशिकांत झा। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1959 सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी केस है केशव राम
वर्सेस स्टेट 1961 सुप्रीम कोर्ट। ये दो केसेज ऐसी हैं कि इन दो केसेज को देखने से ऐसा लगता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय पर भी इंग्लैंड के निर्णय का इस पर प्रभाव पड़ा है। इन दोनों केसेज के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया क्या कि कोर्ट को अधिकार है कि कोर्ट चाहे तो जहां अभियुक्त मिला जुला कथन करता है तो कोर्ट अभियुक्त के एक कथन को जो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार भी कर सकता है और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको चाहे तो छोड़ भी सकता है और केवल फंसाने वाले कथन के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित भी किया जा सकता है। तो ये दोनों केसेज के अंतर्गत आप देखेंगे, चाहे निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस है या चाहे केशव राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस है, इन दोनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त व्यक्ति का जो फंसाने वाला कथन था उसको स्वीकार कर दिया और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन था उसको छोड़ दिया और फंसाने वाले कथन के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित भी कर दिया। लेकिन ध्यान रहे, इन दोनों केसेज में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का आशय परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया है उसको उलटना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की केस की परिस्थिति कुछ भिन्न थी और निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और केशव राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इस केस की परिस्थिति भिन्न थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परविंदर कौर की केस में परविंदर कौर के स्टेटमेंट के अलावा दूसरा अदर कोई भी एविडेंस उपलब्ध नहीं था, जबकि निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की केस में और केशव राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की केस में अदर एविडेंस भी उपलब्ध था कि अभियुक्त जो अपराध में फंसाने वाला कथन किया उसके सपोर्ट में अदर एविडेंस भी उपलब्ध था। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के फंसाने वाले कथन को स्वीकार किया जा सकता है और निर्दोष साबित करने वाले कथन को छोड़ा जा सकता है और केवल फंसाने वाले कथन के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो वर्तमान स्थिति क्या है, ये ध्यान रखना है कि परविंदर कौर की केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया वह प्रिंसिपल आज भी पूरी तरीके से लागू है। अर्थात कब कि जहां अभियुक्त कोई मिला जुला कथन करता है और उसके कथन का एक पार्ट अपराध में फंसाता है और कथन का दूसरा भाग निर्दोष साबित करता है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि जो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार कर लिया जाए और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको छोड़ दिया जाए। होल स्टेटमेंट को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या उसको रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये नियम कब लागू होगा कि जब अभियुक्त के स्टेटमेंट के अलावा दूसरा अदर कोई भी एविडेंस उपलब्ध न हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निशिकांत झा की केस में, केशव राम की केस में यह स्पष्ट कर दिया कि जहां अभियुक्त अपराध में फंसाने वाला कोई कथन करता है और उसके सपोर्ट में अदर एविडेंस भी उपलब्ध हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में
अभियुक्त का जो फंसाने वाला कथन है उसको स्वीकार किया जा सकता है और जो निर्दोष साबित करने वाला कथन है उसको छोड़ा जा सकता है और केवल फंसाने वाले कथन के आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। इस तरीके से यदि कन्फेशन की परिभाषा पूछा जाए तो इतनी बातें इसमें आपको जाननी है। दैट्स ऑल। थैंक यू।